हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुद्धा विजन क्लासेस। आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ेंगे 1 का जो है कि प्राकृतिक संसाधन। इस चैप्टर में प्राकृतिक संसाधन के कौन कौन से स्वरूप की चर्चा की गई है उसका हम जिक्र आगे करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। चूँकि हम संसाधन जो है वो पिछले चैप्टर में जान चुके हैं, संसाधन जान चुके हैं, संसाधन का प्रकार जान चुके हैं, संसाधन का महत्व जान चुके हैं, संसाधन की विशेषताएं और सतत विकास परियोजनाएं, सतत विकास अवधारणाएं, ये सभी चीज़ें हम जान चुके हैं। संसाधन का संरक्षण भी जान चुके हैं। तो हम आज इस चैप्टर में शुरू करेंगे कि प्राकृतिक संसाधन। तो इसकी परिभाषा होती है कि संसाधन का वह प्रकार, संसाधन का वह प्रकार जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हो, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। कि वह संसाधन जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त यानी कि प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता हो या प्रकृति में जो उपलब्ध है, जिसको हम संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसकी परिभाषा होती ये हो गई। और इसकी जो एग्जाम्पल हैं, जैसे में आप ले लो कि जैसे में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इसमें आएगा भूमि, उसके बाद आएगा मृदा, फिर आएगा जल, वायु, खनिज, सूर्य, पर्वत एवं अन्य भौतिक स्वरूप स्वरूप। तो ये सभी जो हैं वो प्राकृतिक संसाधन के प्रकार हैं, या कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है कि भूमि हो गई, पवन हो गया, सूर्य की रोशनी हो गया, जल हो गया, मृदा यानी कि मिट्टी हो गई। तो ये सभी खनिज हो गए। इसके अलावा पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य भी, चूंकि मनुष्य भी आता है, वो भी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, तो मनुष्य को भी जो है वो भी है। तो ये सभी जो संसाधन है वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन आज हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे और इस चैप्टर में आपको पाया जाएगा, वो होता है भूमि संसाधन। कि हम शुरुआत करेंगे किससे? भूमि संसाधन से। तो हमारा चैप्टर जो शुरू होता है वो भूमि संसाधन से शुरू होता है। तो भूमि संसाधन है कि मनुष्य या मानव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार से भूमि का उपयोग करता है, तो वह भूमि संसाधन कहलाती है। अब रहा सवाल कि इसका उदाहरण हम कैसे दे सकते हैं कि भूमि का संसाधन कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आप एक बात याद रखो कि मानव अपनी जीवन के 95% जरूरतें, कि 95% मानवीय आवश्यकता, कि मानव की जितने भी आवश्यकताएं हैं उसमें से 95% आवश्यकताएं जो हैं वह भूमि के द्वारा ही प्राप्त करता है, या उसको भूमि ही पूरा करती है या पूरा करने में सहायक होती है। जैसे हम जमीन पे भवन बनाते हैं, खेती करते हैं, चारागाह बनाते हैं,
इसके अलावे भूमि के नीचे जो खनिज तत्व हैं या धातुएं हैं जो स्थिर हैं या जो खनिज भंडार है उनका, वो भी इंसान जो है वो इस्तेमाल करता है। और भूमि के ऊपर भी कई प्रकार के भौतिक स्वरूप जैसे पहाड़, पठार, नदी, मैदान, झील, तालाब, इन सभी का भी प्रयोग मानव किसी न किसी रूप में करता है। वनस्पतियों को इस्तेमाल करता है, पेड़ पौधों का इस्तेमाल करता है। तो ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? भूमि में पाए जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि मानव अपने जीवन की 95% आवश्यकताएं किस चीज से पूरा करता है? भूमि से पूरा करता है। तो इसलिए भूमि जो है ना, वो मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन में से एक है। यह एक प्राकृतिक संसाधन भी है और यह एक महत्वपूर्ण संसाधन भी है और यह एक मौलिक संसाधन भी है। और दूसरा कि भूमि जो है वो मौलिक संसाधन के साथ साथ नवीकरणीय संसाधन भी है। तो हम इसकी चर्चा करेंगे कि भूमि का महत्व जो है वो हमारे जीवन में क्यों है और किस तरह से है। तो आगे हम इसमें जिक्र करते हैं कि भूमि का महत्व। तो जो भूमि का महत्व है, तो पहला है कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। ये पहला इसका महत्व है कि भूमि को हम बना नहीं सकते हैं, बल्कि ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किया गया, प्रकृति के द्वारा दिया गया है, जिसका इंसान अपनी अलग अलग आवश्यकताओं के हिसाब से इस्तेमाल करता है। दूसरा है कि भूमि एक मौलिक संसाधन है। मौलिक संसाधन का अर्थ होता है जैसे हम भूमि पे जो है वो अलग अलग प्रकार के वानिकी करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे बगीचा लगाते हैं, यहाँ पे कृषि का कार्य किया जाता है। इसके अलावा आप जो है वो उसके खनिजों का इस्तेमाल करते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे जो बाकी संसाधन के स्रोत हैं तो अन्य स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब सभी चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं, यानी कि इंसान अपने बुद्धि का प्रयोग करके, अपने परिश्रम का प्रयोग करके, अपने शारीरिक बल का प्रयोग करके भूमि को कई प्रकार की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता है या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करता है, तो वह क्या कहलाता है? एक मौलिक संसाधन कहलाता है। यानी कि वो उसकी मौलिकता है कि हम भूमि का कई प्रकार से प्रयोग करते हैं। तीसरा इसका महत्व है कि भूमि एक सीमित संसाधन है। कि भूमि एक सीमित संसाधन है। क्या जो है वो सीमित संसाधन का स्वरूप है। आप इसको असीमित नहीं कर सकते हो या बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं कर सकते हो। तो वो जो है कि इसका एक असीमित संसाधन है कि ये एक सीमित है, यानी कि भूमि का प्रयोग जो है या भूमि का जो विस्तार है वो सीमित है। जैसे अगर मान लो आप भारत का विस्तार ले लो, तो भारत का विस्तार है कि 32.88 लाख वर्ग किलोमीटर। तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि अगर हमारे भारत की आबादी बढ़ रही है तो हम जो ज़मीनों का आकार है वो क्या कर लेंगे? बढ़ा लेंगे। नहीं बढ़ा सकते हैं। हमारे पास इतनी ज़मीनें हैं, ये सीमित ज़मीनें हैं और इसी का हम उपयोग अलग अलग कर सकते हैं कि भूमि का प्रयोग बदल सकते हैं, उसका उपयोग करने के स्वरूप बदल सकते हैं। हम उस जमीन का विस्तार नहीं कर सकते हैं, बल्कि उस जमीन के प्रयोग का विस्तार कर सकते हैं कि जिस तरह से अभी प्रयोग किया जा रहा है हम उसके प्रयोग में बदलाव ला सकते हैं। तो भूमि एक सीमित संसाधन भी है। चौथा होता है कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि इसका महत्व हमारे जीवन में बहुत ही अधिक है कि भूमि जो है वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो इसका महत्व भी हमारे जीवन में बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। और महत्वपूर्ण का मतलब यह होता है कि क्योंकि मानव अपनी 95% आवश्यकताएं कहाँ से पूरा करता है? भूमि से करता है। तो मानो आप ये समझो कि मानो अपने जीवन संबंधित 95% आवश्यकताएं जो है वो भूमि से प्रयोग करता है या भूमि को इस्तेमाल करता है अपनी चीज़ों के लिए। आप भूमि को जितना समझते हैं उसका बहुत ही ज़्यादा विस्तृत प्रयोग है, बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। उसके कई प्रकार के प्रयोग है भूमि का। दुनिया में जो है वो आजकल ऐसा है कि आर्टिफिशियल ज़मीनें भी बनाई जाने लगी है कि अब तो इंसानों के बाद इतनी बढ़ गई है कि उस भूमि के उपयोग के लिए आर्टिफिशियल ज़मीनें भी लाई जाती है। तो हम ये भूमि का प्रयोग था, भूमि संसाधन थी। लेकिन इस भूमि के एक महत्वपूर्ण तथ्य में से एक होता है मृदा।
क्या होता है? मृदा, यानी कि मिट्टी। क्या हम उसको मृदा बोलते हैं या फिर मिट्टी बोल सकते हैं। तो ये भूमि के एक महत्वपूर्ण तथ्य में से है या एक उसके तत्वों में से है। चूंकि भूमि मिट्टी से ही मिलकर के बनी होती है, तो हम अगला जिक्र करेंगे मृदा का, कि जो मृदा है वो मृदा होती क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो मृदा वो होता है कि धरती की, या कह सकते हैं कि आप पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के एक पतली सतह जिसका निर्माण कई अवशेषों से हुआ है, जिसका निर्माण जो है वो कई अवशेषों से हुआ है, वह मृदा कहलाती है। वह मृदा कहलाती है। अब ये हो गया कि हमारी जो धरती है उसको आंतरिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक सतह जो है, यानी कि पृथ्वी की अंदर की सतह, तो 3 भागों में बांटी गई है, सियाल, सीमा और निप है। तो जो सियाल है वो धरती की पहली परत है, यानी कि हमारी पृथ्वी की पहली परत है। तो उस पहली परत में भी एक पतली सतह होती है जो सबसे ऊपर में पाई जाती है, जो कई अवशेषों से मिलकर के बनती है, जो कई प्रकार के जैव पदार्थों से, खनिज के कणों से, चट्टानों के कणों से, मूल शैलों से और नदियों के तलछटों से। तो उनका निर्माण की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वो कई अवशेषों से मिलकर के बनी होती है, वह मृदा कहलाती है, या उसमें कई अवयव पाए जाते हैं, तो वह मृदा कहलाती है। अब मृदा का जो है कहलाती है, तो मृदा का निर्माण कैसे होता है, कि मृदा निर्माण, तो हम अगली प्रक्रिया जानेंगे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो अगर भूगोलविद की दृष्टि से देखा जाए, कि जो भूगोल के ज्ञाता लोग रहे हैं भूगोलविद, तो अगर उनकी दृष्टि से देखा जाए तो भूगोलविदों ने माना कि मृदा का निर्माण एक जटिल एवं धीमी प्रक्रिया है, जटिल एवं धीमी प्रक्रिया है, जिसमें चट्टानों का टूटना एवं बिखरना कई भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप मृदा का निर्माण होता है, कि मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा का जो निर्माण है, अगर भूगोलविद की दृष्टि से देखा जाए, जो भूगोल के ज्ञाता है उन्होंने कहा था कि मृदा के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही जटिल है, यानी कि ये प्रक्रिया इतनी साधारण नहीं होती है, इतनी आसान नहीं होती है, एक जटिल प्रक्रिया है और धीमी, यानी कि समय लेने वाली प्रक्रिया होती है। चूँकि समय इसलिए लेता है क्योंकि मृदा जो है वो एक दिन में नहीं बनता, इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, हजारों वर्ष लगते हैं, हजारों वर्ष में जाकर के एक कुछ सेंटीमीटर जो है वो मृदा का निर्माण हो पाता है।
और दूसरी बात कि इसमें जो है चट्टानों का टूटना फूटना बिखरना, ये कई जो चट्टानें हैं वो टूटते हैं बिखरते हैं, उनके कण आते हैं। उसके अलावा कई प्रकार की भौतिक क्रियाएं कि वो भौतिक क्रियाएं भी होती हैं, कई प्रकार के रासायनिक बदलाव भी होता है और कई प्रकार के जैविक परिवर्तन भी होता है। तो ये सभी का मिला जुला स्वरूप जो है वो मृदा का निर्माण करता है। जैसे भूस्खलन हो गया, हिमस्खलन हो गया, बाढ़ों में जो है वो मिट्टियों की कटाव हो गई, यानी कि मृदा अपरदन हो गया। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। अब हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि मृदा निर्माण के जो प्रमुख कारक हैं या जो प्रमुख तत्व रहे हैं, जो प्रमुख जो कारक रहे हैं या उसके कारण रहा है, रीजन रहा है, वो कौन कौन सी चीजें हैं कि जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि मृदा के प्रकार कितने होते हैं और खास करके हमारे देश भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और वो मिट्टियों के गुण कौन कौन से हैं, उनके कौन कौन सी क्वालिटी है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उनमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है और वो किन राज्यों में पाई जाती है और कितना उसका विस्तार है हमारे धरती पे या हमारे भारत पे। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि मृदा निर्माण के प्रमुख कारक। तो मृदा निर्माण के प्रमुख कारकों में से पहला होता है उच्चावच, स्थलाकृति एवं भू आकृति। कि कई प्रकार के जो स्थलाकृति है, जो भू है या भू आकृतियां हैं या उचावच हैं, जो कई प्रकार के जो भौतिक कारणे हैं, वो इसमें पहला कारक भूमिका निभाता है। दूसरा इसमें आता है कि मूल शैल एवं चट्टान, कि मूल्य शैल एवं चट्टानों, तो ये भी एक कारण होते हैं। तीसरा होता है जलवायु। चौथा होता है वनस्पतियाँ। फिर आपका पांचवा होता है कि खनिजों के कण, कि खनिजों के कण। फिर आपका छठा होता है समय, यानी कि ये कुछ जो कारक हैं कि उचावच, स्थलाकृति, भू आकृति, मूल्य शैल एवं चट्टानें, जलवायु, वनस्पतियाँ, खनिजों के कण या कह सकते हैं कि धूल कण और समय भी जो है वो इम्पोर्टेंस होता है मृदा के निर्माण में। यानी कि इन सभी के मिलने से, यानी जब ये सभी चीज़ें आपस में मिलती हैं, जो कई भौतिक, इसमें कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है, कई जैविक परिवर्तन भी होता है, कई भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन जब होता है तो वह किसका स्वरूप लेता है, वह एक मृदा का स्वरूप लेता है। यानी कि हम कई प्रकार के जो है वो भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं के मिलने से, उसके बिखरने से, चट्टानों के टूटने से, उनके कणों को, वो जो नदियों में बहाव आता है तेज या बाढ़ों के समय में, तो वो कई ऐसे प्रकार हैं, कई ऐसे कारक हैं जो ये तय करते हैं कि मृदा का निर्माण कैसे होगा। तो ये मृदा के निर्माण के कुछ प्रमुख कारक रहे हैं। इसके अलावा आप जानेंगे हम कि मिट्टी के प्रकार या मृदा के प्रकार, टाइप्स ऑफ द सॉइल, तो हम ये भी जानेंगे, इसका भी जिक्र करेंगे आज, क्योंकि भारत में है। और भारत में हम आज जिक्र करेंगे कि भारत में जो है कि भारत में मृदा का प्रकार एवं वितरण, कि भारत में मृदा के प्रकार एवं वितरण, कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उनका विस्तार कैसे है, उनका वितरण कैसे है, वो किन किन राज्यों में या किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, किस तरह से उनका निर्माण होता है और उनमें कौन सी प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि भारत जो है एक विविधता वाला देश है, कि भारत जो है कि भारत अपनी विविधता के कारण, यानी विविधता के कारण कि जिसमें उचावच हो जाएगा, स्थलाकृति हो जाएगी, फिर इसमें जलवायु आ जाएगा
एवं वनस्पतियां आ जाएंगी। तो इनकी विविधता के कारण जो है ना वो भारत में मिट्टी के मुख्यतः यानी कि मिट्टी के मुख्यतः 6 प्रकार पाए जाते हैं। 6 प्रकार पाए जाते हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो भारत में जो मिट्टी के प्रकार के निर्धारक तत्व हैं वो हैं यहाँ की वनस्पतियाँ, यहाँ की जलवायु, यहाँ की उचावच और यहाँ की स्थलाकृतियाँ। ये 4 ऐसे निर्धारक तत्व हैं जिसकी वजह से भारत में मिट्टी में भी विविधता पाई जाती है। और भारत में मिट्टी के मुख्यतः 6 प्रकार पाए जाता है। यानी कि ये सभी चीज़ों की वजह से भारत में एक समान मिट्टियाँ नहीं पाई जाती है, उनका विस्तार एक जैसा नहीं है या उनका वितरण एक जैसा नहीं है। पूरे भारत में आपको पूरे भारत में एक जैसी मिट्टी देखने को नहीं मिलेगी। और वो मिट्टी जो 6 हैं उसके 6 के अंदर भी कई अलग अलग के सब कैटेगरी होती है, यानी कि सब प्रकार होते हैं। तो हम पहले जानेंगे कि भारत में वो 6 प्रकार की मिट्टियाँ कौन हैं। तो पहला होती है जलोढ़ की जलोढ़ मिट्टी। और इस जलोढ़ मिट्टी के अंदर भी ना होते हैं, इसमें होते हैं बांगर, खादर, दोमट, चिकनी और एक बिहार में जो है वो बालुई जलोढ़ पाई जाती है जिसको हम दियारा के नाम से जानते हैं। तो ये प्रकार हैं। उसके बाद आप नीचे आओ, ये की काली मिट्टी। इसमें होता है कि ये रेगुर, इसको हम रेगुर के नाम से भी जानते हैं या फिर इसको कपासी के नाम से भी जानते हैं। कपासी के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है, उसके अनुकूल होती है। तीसरा होती है लाल एवं पीली मिट्टी। लाल एवं पीली मिट्टी कि लाल एवं पीली मिट्टी भी होती है। इसका मुख्य कारण यह कि लवंश के जो कण होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस वजह से इनका रंग कैसा होता है, लाल या पीला जैसा होता है। तो ये लाल और पीली मिट्टी भी हो गई। फिर आप चौथा में आओगे तो होती है लेटेराइट मिट्टी। आप 5वां में चले आइए तो वो होती है आपका मरुस्थलीय मिट्टी। जिसको हम लोग रेतीली, इसको रेतीली मिट्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और छठा और जो मुख्य अंतिम होता है वह होती है पर्वतीय मृदा या पर्वतीय मिट्टी। तो ये भारत में 6 अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ हैं। और इस मिट्टी में भी कई प्रकार के और चीज़ें होती हैं, जैसे ये मिट्टी किस फसल के लिए जानी जाती है या फिर इसमें कौन सी फसलें ज़्यादा तरह से उगाई जाती है, ये किन किन राज्यों में पाई जाती है, इनका निर्माण कैसे होता है, इनके निर्माण का मुख्य कारण कैसे होता है। तो हम इसकी चर्चा आपको करेंगे कि ये जो है कि जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का, लाल एवं पीली मिट्टी का, लेटेराइट मिट्टी का, मरुस्थलीय मिट्टी का एवं पर्वतीय मृदा का। तो वो कौन कौन से कारण हैं, इसमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन होती है जो भारत के अर्थव्यवस्था में भी योगदान देती है। तो इसके कई सारे स्वरूप हैं जिसका विस्तृत अध्ययन किया जाए। ये थी कि मिट्टियों के निर्माण और मिट्टियों के प्रकार की जो भारत में कई प्रकार के जो निर्धारक तत्व हैं, जैसे जलवायु की वजह से या फिर स्थलाकृति की वजह से या उचावच की वजह से या फिर जो कह सकते हो आप उसमें वनस्पतियों की वजह से मिट्टियों के कई प्रकार पाए जाते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे एक चर्चा कर लेनी चाहिए कि भारत में जो भूमि का विस्तार है या जो भारत का कुल क्षेत्रफल है, तो भूमि कौन से कितने प्रकार से या कितने % में पाई जाती है। तो हम इसका चर्चा करेंगे कि भारत में जो है वो भूमि का वितरण, कि भारत में भूमि का वितरण, इसको हम जानेंगे कि भारत में जो भूमि का वितरण होता है वो कैसे है। तो आप ये पहले जानो कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो कुल क्षेत्रफल है 32.88 लाख वर्ग किलोमीटर।
32.88 लाख वर्ग किलोमीटर, जो दुनिया का इसको 7वां बड़ा देश बनाता है। कितना बड़ा देश बनाता है? 7वां बड़ा देश बनाता है। लेकिन भारत का जो है कि 32 लाख या 88,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, तो सारे इलाकों में मैदानी भाग नहीं है। इसके कई स्वरूप हैं, जैसे भौतिक स्वरूपों में मुख्य रूप से जो भूमि के भौतिक स्वरूप आते हैं वो 3 आते हैं कि पठार, पर्वत और मैदान। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो 32 लाख और 88,000 वर्ग किलोमीटर है, तो उसमें से कितना % पे भूमि का जो है वो मैदानी इलाका विस्तारित है, कितने % पे पठारी इलाके हैं और कितने % पे पर्वतीय इलाके हैं। तो ये सभी जो हैं वो जानेंगे। तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि भारत की कुल भूमि का जो है ना, लगभग 43% क्या है? मैदान है। 43% क्या है? मैदान है। उसके बाद जो है कि 30% जो है वो पर्वत है, यानी कि पर्वतीय इलाके हैं, और 27% भाग पर ना पठारी भाग है। यानी कि अगर आप देखा जाए तो भारत जो है, तो भारत भूमि संसाधन के मामले में, भारत जो है वो भूमि संसाधन के मामले में संपन्न राष्ट्र में आता है। यह जो है वो संपन्न राष्ट्र में आता है। क्यों आता है? क्योंकि भारत का 43% इलाका जो है वो मैदान है, यानी कि आप यहाँ पे खेती कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं, शहर बसा सकते हैं, या फिर गांवों का विकास हो सकता है, परिवहन का विकास कर सकते हैं आप इन क्षेत्रों में जो है। तो लगभग हर वो चीज़ है जो भारत इन इलाकों से कर सकता है या इसमें ये योगदान दे सकते हैं। तो इसके ये चीज़ें हैं कि भारत जो है वो भूमि के मामले में एक संपन्न राष्ट्र है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के जो कुल भूमि क्षेत्र है, यानी कि जो कुल क्षेत्रफल है 32 लाख 88,000 वर्ग किलोमीटर, उसमें से 54% इलाके पे ना वो खेती युक्त है, यानी कि वो खेती युक्त है, यानी कि हम उस पर खेती कर सकते हैं। यानी कि भारत अपनी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 54% इलाका जो है वो खेती के लिए इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि वो खेती के लायक ज़मीनें हैं कि उसका हम प्रयोग कर सकते हैं खेती के लिए। इसके अलावे जो भूमि है वो भारत में बहुत ही विस्तृत है, जैसे पर्वतीय इलाके भी हैं। पर्वतीय इलाके में आता है कि हिमालय की वो विशाल पर्वत श्रृंखलाएं जो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर लंबी है, जिसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है कि वो जो होती है वो शिवालिक, हिमाचल और हिमाद्री। तो वो अनेक प्रकार से 3 भागों में है। उसके भी और कई 3 और कुछ जो सब कैटेगरी आती है वो भी आता है। फिर पठारी भागों में आता है कि दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय का पठार या दक्षिण का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो वो सभी इलाके हैं जो खनिज संपदा में भारत को क्या बनाते हैं? संपन्न राष्ट्र बनाता है। तो भारत की भूमि का विस्तार तो अलग है ही, उसमें विभिन्नता तो पाई जाती है। भारत में खेती में भी विभिन्नता पाई जाती है, कृषि में भी विभिन्नता पाई जाती है, मिट्टी में विभिन्नता पाई जाती है, जिसका उल्लेख हम आपको अगले वीडियो में करेंगे। तो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए, कुछ जो है उसमें सजेशन दीजिए कि हाँ इसमें क्या क्या जो है चीज़ें सुधार की जा सकती है, और लाइक करिए। बस आपको यही करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।